ओके। सो टॉपिक है हमारे पास परफेक्ट कंपटीशन। और परफेक्ट कंपटीशन में शॉर्ट रन में हमारे पास जो ग्राफ्स होते हैं मल्टीपल प्रॉफिटेबिलिटी के हवाले से, उनको हम देख रहे होंगे आज की क्लास में। सो शॉर्ट रन को सबसे पहले अगर हम डिफाइन करें तो शॉर्ट रन इज अ पीरियड ऑफ टाइम इन विच एटलीस्ट वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज फिक्स्ड, राइट। बाकी फैक्टर्स आप चेंज कर सकते हैं, कोई एक फैक्टर ऐसा हो सकता है जो आप फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चेंज नहीं कर सकते। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमारे पास होते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल। अगर लैंड, लेबर, कैपिटल में से कोई एक ऐसा फैक्टर है जिसको आप चेंज नहीं कर सकते तो इट मीन्स के यू आर ऑपरेटिंग इन द शॉर्ट रन पीरियड ऑफ टाइम। शॉर्ट रन में परफेक्टली कंपैरेटिव मार्केट में सबसे पहली जो प्रॉफिटेबिलिटी की पॉसिबिलिटी होती है, चांस होता है, दैट इज सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को हम एबनॉर्मल प्रॉफिट भी कहते हैं। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का दूसरा नाम है एबनॉर्मल प्रॉफिट। सबसे पहले इसकी कंडीशंस देख लेते हैं कि कंडीशंस क्या होती हैं। द फर्स्ट कंडीशन इज कि टोटल रेवेन्यू इज ग्रेटर देन टोटल कॉस्ट। सेकंड कंडीशन इज कि एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट। थर्ड कंडीशन इज प्राइस इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट। ये आपके पास तीन कंडीशंस हैं और तीनों का मीनिंग एग्जैक्टली सेम बनता है। लेकिन इसका ग्राफ इस तरह का बनेगा, थोड़ा सा तवज्जो से देखेंगे तो इंशाल्लाह एक ग्राफ समझ आ जाएगा तो अगले ग्राफ्स ऑटोमेटिकली समझ आना शुरू हो जाएंगे। सो लेबलिंग सबसे पहले करनी है। वी राइट क्वांटिटी ऑन एक्स एंड वी हैव थ्री वेरिएबल्स ऑन वाई एक्सेस, प्राइस, रेवेन्यू एंड कॉस्ट। उसके अलावा सबसे पहले हम प्राइस लाइन ड्रॉ करते हैं, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन का बेसिक फीचर होता है कि प्राइस रिमेन्स द सेम। और अगर प्राइस सेम होगी तो ज़ाहिर एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू भी सेम रहेंगे। सो प्राइस इज इक्वल टू ए आर इज इक्वल टू एम आर। परफेक्ट कंपटीशन में हमारे पास बेसिक कंडीशन होती है फॉर इक्विलिब्रियम के वी ड्रॉ मार्जिनल कॉस्ट कर्व, जहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट कर्व मार्जिनल रेवेन्यू को कट करेगा। दिस इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। अब इस इक्विलिब्रियम पे हम क्वांटिटी फाइंड कर लेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो क्वांटिटी हमारे पास क्यू हो जाएगी। प्राइस फाइंड करेंगे तो प्राइस हमारे पास ये पी हो जाएगी। ओके, सो अगर हम इस कंडीशन के हिसाब से देखें तो हमारी प्राइस जो है दैट शुड बी ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट के लिए बेसिक कंडीशन है। अब आपको एवरेज कॉस्ट कर्व ड्रॉ करना है, तो एवरेज कॉस्ट कर्व ड्रॉ करते हुए जेन में रखना है कि आपका एवरेज कॉस्ट इस प्राइस से नीचे होना चाहिए। सो एवरेज कॉस्ट कर्व इस तरह से ड्रॉ करते हैं कि एवरेज कॉस्ट का लोएस्ट पॉइंट जो है वो मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल होता है। उसके फौरन बाद मार्जिन एवरेज कॉस्ट जो है वो इंक्रीज करना शुरू कर देती है। सो एवरेज कॉस्ट कर्व कुछ इस तरह से बनेगा। और जहाँ पे एवरेज कॉस्ट कर्व इस परपेंडिकुलर ई क्यू वाला परपेंडिकुलर को कट करेगी, यहाँ पे इसको लेबल कर दें, लेट्स से पॉइंट ए लेबल कर देते हैं। यहाँ से जब हम वाई एक्सिस के साथ इसको कनेक्ट करेंगे वी विल फाइंड आउट एवरेज कॉस्ट दैट इज सी। सो प्राइस हमारे पास पी थी, एवरेज कॉस्ट सी है। एवरेज कॉस्ट चूंकि प्राइस से नीचे है इसलिए सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होगा कितना? ये वाला जो एरिया है जिसको मैं अभी शेड कर रहा हूँ, दिस इज द एरिया ऑफ सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। ये एरिया हम फाइंड कैसे करते हैं? प्रॉफिट का फॉर्मूला हम लगा लेते हैं, प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। इस ग्राफ के हिसाब से जो टोटल रेवेन्यू होगा दैट विल बी ओ पी ई क्यू। टोटल रेवेन्यू हम कैसे फाइंड करते हैं? टोटल रेवेन्यू के लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास प्राइस इनटू क्वांटिटी। सो इस ग्राफ के हिसाब से हमारे पास प्राइस ओ पी है, ओ से लेके पी तक प्राइस है। सो ओ पी मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी हमारे पास ओ क्यू है। ओ पी और ओ क्यू को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, मैथ का रूल है, जब आप हाइट को बेस से मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरे बॉक्स का एरिया आ जाता है। जैसे यहाँ पे ये आपके पास बॉक्स है, आपके पास यहाँ पे बेस कितनी है? ओ क्यू बेस है और हाइट ओ पी है। ओ पी को और इस पॉइंट का नाम इक्विलिब्रियम ई शो करें हम लोग। हाइट ओ पी को बेस ओ क्यू के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा एरिया आ जाता है हमारे पास। ठीक है, सो ये टोटल टोटल रेवेन्यू हो जाएगा, हाइट इंटू बेस करेंगे। सो ओ पी इंटू ओ क्यू इज इक्वल टू ओ पी ई क्यू, पूरा जो हमारे पास एरिया बन रहा है। सो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है ओ पी ई क्यू इज द टोटल रेवेन्यू। टोटल कॉस्ट हमारे पास कितनी होगी? टोटल कॉस्ट के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है
टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। अब इसी सेम ग्राफ को फिर से आप यूज कर लें। आपके पास एवरेज कॉस्ट ओ सी है, ओ से लेके सी तक ये आपके पास एवरेज कॉस्ट है, ओ से क्यू तक आपके पास क्वांटिटी है। सो ओ सी मल्टीप्लाई बाय ओ क्यू जब हम करेंगे तो हमारे पास टोटल एरिया अंडर द ग्राफ ओ सी ए क्यू आ जाएगा। अगेन वही रूल होगा, हाइट इंटू बेस करेंगे, ये आपके पास हाइट है, ये बेस है, इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ओ सी ए क्यू पूरा एरिया हमारे पास आ जाएगा। ओ सी ए क्यू इज द टोटल कॉस्ट, जिसको यहाँ पे पुट कर दें ओ सी ए क्यू। अब हम अगर ओ को ओ से कैंसिल कर दें, क्यू को क्यू से कैंसिल कर दें, तो हमारे पास रह जाएगा पी ई ए सी। पी ई ए सी हमारे पास जो एरिया बिल्ड हुआ है वो ये एरिया है, पी ई ए सी। ये एरिया पूरा हमारा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होगा, एस एन पी इसको लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। सेकेंड जो हमारे पास प्रॉफिटेबिलिटी है दैट इज कॉल्ड नॉर्मल प्रॉफिट। और नॉर्मल प्रॉफिट के लिए क्या कंडीशंस होती हैं, सबसे पहले तो हम उन कंडीशंस को देख लेते हैं। तो नॉर्मल प्रॉफिट की कंडीशंस हैं, सेकेंड सिचुएशन इज नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट की कंडीशंस हैं हमारे पास। नॉर्मल प्रॉफिट पहली कंडीशन है कि टोटल रेवेन्यू शुड बी इक्वल टू टोटल कॉस्ट। सेकेंड कंडीशन इज कि एवरेज रेवेन्यू शुड बी इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। थर्ड कंडीशन है कि प्राइस शुड बी इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। अब यहाँ पे कुछ भी ऑटोमेटिक नहीं हो रहा, जो कंडीशंस हमने सेट की हैं इन्हीं कंडीशंस के हिसाब से हम मैनिपुलेशंस कर रहे होते हैं ग्राफ के अंदर। सो अगेन दिस इज ओरिजिन पॉइंट एंड ऑन एक्स वी हैव क्वांटिटी, ऑन वाई वी हैव थ्री वेरिएबल्स प्राइस रेवेन्यू एंड कॉस्ट। जैसे मैंने पहले ग्राफ में भी बताया था कि परफेक्ट कॉम्बिनेशन में प्राइस जो है सेम रहती है, ऑल सेलर्स चार्ज द सेम प्राइस। प्राइस सेम होगी तो एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू भी सेम रहेगा, और इस तरह से इसका ग्राफ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन बनेगी। देन आपको इक्विलिब्रियम ड्रॉ करना पड़ता है। इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है कि मार्जिनल कॉस्ट कट्स मार्जिनल रेवेन्यू एट पॉइंट ई। अब यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करके हम क्वांटिटी फाइंड कर लेंगे क्यू। सो सबसे पहले टोटल रेवेन्यू अगर इस ग्राफ के हिसाब से देख लें, अगेन टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी। प्राइस हमारे पास ओ पी है, क्वांटिटी ओ क्यू है। ओ पी और ओ क्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो ओ पी ई क्यू हमारे पास ये टोटल एरिया आ जाएगा। आगे नेक्स्ट कंडीशन है हमें टोटल कॉस्ट चाहिए, और टोटल कॉस्ट के लिए यहाँ पे जैसे हमने देखा कि टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट इक्वल होना चाहिए। एक चीज तो यहाँ पे ओपन सीक्रेट हमें ये पता चल गया, रेवेन्यू अगर ओ पी ई क्यू था तो कॉस्ट भी ओ पी ई क्यू ही होनी चाहिए, तभी जाके नॉर्मल प्रॉफिट होगा। दूसरी कंडीशन क्या है कि प्राइस शुड बी इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। अगर प्राइस हमारे पास पी है तो एवरेज कॉस्ट भी पी के इक्वल होनी चाहिए। अब हम ग्राफ को खुद से इस तरह से मैनिपुलेट करेंगे कि एवरेज कॉस्ट का जो लोएस्ट पॉइंट है वो इक्विलिब्रियम के साथ कनेक्ट आके होगा। सो दिस इज एवरेज कॉस्ट। सो सेम क्वांटिटी क्यू के लिए एवरेज कॉस्ट भी अब आपके पास पी के इक्वल होगी, इसलिए ओ पी ई क्यू हमारे पास टोटल कॉस्ट होगा। अब इस ग्राफ में टोटल रेवेन्यू जो है दैट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। अगर टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के इक्वल हो तो अपेरेंटली लगता है कि कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा। बिजनेस स्टडीज में इसको ब्रेक इवन पॉइंट का नाम देते हैं, जब टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू इक्वल हो। लेकिन इकोनॉमिक्स में हम इसको नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो टोटल कॉस्ट इकोनॉमिस्ट कैलकुलेट करते हैं और जो अकाउंटेंट्स कैलकुलेट करते हैं, दोनों में फर्क होता है। टोटल कॉस्ट इकोनॉमिस्ट की बड़ी होती है, हमेशा बड़ी ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी? क्योंकि इकोनॉमिस्ट एक्सप्लिसिट प्लस इम्प्लिसिट दोनों कॉस्ट को ऐड कर रहे होते हैं। एक्सप्लिसिट कॉस्ट फाइनेंशियल कॉस्ट होती हैं, जैसे रेंट है, जैसे वेजेस हैं, सैलरीज हैं, रॉ मटेरियल है, इलेक्ट्रिसिटी है। इम्प्लिसिट कॉस्ट इज अनदर नेम ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो इकोनॉमिस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को भी अपनी कॉस्ट का पार्ट बनाते हैं, जिसकी वजह से ये टोटल कॉस्ट इकोनॉमिस्ट की ऑलरेडी ओवर स्टेटेड होती है। अगर ओवर स्टेटेड कॉस्ट रेवेन्यू के इक्वल आ रही है तो इट मीन्स के कुछ ना कुछ प्रॉफिट होगा जो फर्म्स रिसीव कर रही होंगी। ओके, सो दिस वाज नॉर्मल प्रॉफिट। अब अगर हम सिर्फ कंपैरिजन करें सुपर नॉर्मल प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट के ग्राफ्स में, तो हमें क्या डिफरेंस नजर आता है? कोई डिफरेंस नहीं है। ग्राफ एग्जैक्टली एक ही तरह का बन रहा है, सिर्फ एवरेज कॉस्ट को हमने मैनिपुलेट किया। क्या मैनिपुलेशन हुई है एवरेज कॉस्ट की? अगर आप देखना चाहें तो एवरेज कॉस्ट जब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होगा तो एवरेज
एवरेज कॉस्ट इधर नीचे कहीं होगी, प्राइस से नीचे होगी, और जब नॉर्मल प्रॉफिट होगा तो ये यहाँ पे प्राइस के इक्वल हो जाएगी। आगे हमारे पास लॉस की कंडीशन है, लॉस के लिए ये एवरेज कॉस्ट और भी थोड़ी ऊपर चली जाएगी। सो ये सिर्फ एवरेज कॉस्ट है जो मैनिपुलेट हो रही है, ऑल अदर ग्राफ इज एग्जैक्टली द सेम। नाउ मूविंग टू द कंडीशन ऑफ लॉस। लॉस के लिए कंडीशंस क्या होती हैं और ग्राफ किस तरह का बनता है, इसको हम देख लेते हैं। सो थर्ड थिंग दैट वी आर गोइंग टू डू इज लॉस। लॉस की सबसे पहले हम लिख लेते हैं कंडीशंस क्या हैं। लॉस की पहली कंडीशन है कि टोटल रेवेन्यू शुड बी लेसर देन टोटल कॉस्ट। दूसरी कंडीशन है एवरेज रेवेन्यू शुड बी लेसर देन एवरेज कॉस्ट। तीसरी कंडीशन है कि प्राइस शुड बी लेसर देन एवरेज कॉस्ट। अब अगेन कुछ भी ऑटोमेटिक नहीं हो रहा, वी आर मैनिपुलेटिंग द ग्राफ एज पर द गिवन कंडीशंस। इन्हीं के हिसाब से हम इनको चेंज करें। दिस इज ओरिजिन पॉइंट। ऑन एक्स वी हैव क्वांटिटी, ऑन वाई वी हैव थ्री वेरिएबल्स प्राइस रेवेन्यू एंड कॉस्ट। अब हमारे पास अगेन वी हैव टू ड्रॉ द प्राइस लाइन। जैसे मैंने पहले भी बताया दो दफ़ा कि प्राइस एग्जैक्टली सेम रहती है जब परफेक्ट कॉम्बिनेशन हो। सारे सेलर्स एक ही प्राइस चार्ज कर रहे होते हैं, वो चेंज नहीं कर सकते। फर्म्स आर प्राइस टेकर्स इन परफेक्ट कॉम्बिनेशन। अब आपको नेक्स्ट जो लाइन ड्रॉ करनी है दैट इज मार्जिनल कॉस्ट कर्व। मार्जिनल कॉस्ट कर्व लुक्स लाइक अ हॉकी स्टिक। अब मार्जिनल कॉस्ट जहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू को कट करता है, दिस इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। देखिए इक्विलिब्रियम की कंडीशंस A2 में काफ़ी सारी चेंज होती रहती हैं। एएस में तो बस एक ही कंडीशन थी ना इक्विलिब्रियम की, कि जहाँ डिमांड एंड सप्लाई मीट करें वो इक्विलिब्रियम होता है। तो इक्विलिब्रियम से आपको एएस से ही पता चल चुका है कि इक्विलिब्रियम दो चीज़ों के इक्वल होने को इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो यहाँ पे दो कौन सी चीज़ें हैं जो इक्वल है, एम सी एम आर इक्वल होने की वजह से इक्विलिब्रियम आपके पास अटेन हो रहा है पॉइंट ई के ऊपर। सो पॉइंट ई से जब हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो क्वांटिटी हमारे पास क्यू आ गई। नाउ वी विल फाइंड आउट टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी, और प्राइस हमारे पास ओपी है, क्वांटिटी ओ क्यू है, तो ओ पी ई क्यू हमारे पास टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। अब जो आपको ख्याल करना है, इस कंडीशन का ख्याल करना है कि प्राइस शुड बी लेस देन एवरेज कॉस्ट। मतलब प्राइस अगर पी है तो एवरेज कॉस्ट इससे ऊपर चली जाएगी। एवरेज कॉस्ट अगर इससे ऊपर ले जानी है तो यहाँ पे कहीं ले जाएं। एक चीज और भी बहुत ख्याल करना है कि एवरेज कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट के जब इक्वल होगी तो ये एवरेज कॉस्ट का लोएस्ट पॉइंट होता है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि ये एवरेज कॉस्ट है, मार्जिनल कॉस्ट इधर से गुजार दें या इधर से गुजार दें, ऐसा नहीं कर सकते। एग्जैक्टली लोएस्ट पॉइंट से गुजारनी होती है मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट के लोएस्ट पॉइंट से। इस चीज को एग्जामिनर बहुत ज्यादा माइंड करता है, अगर आप इसको गलत कर देते हैं तो वो आपके मार्क्स डिडक्ट कर लेते हैं। अब नेक्स्ट हमें हमें फाइंड करनी है टोटल कॉस्ट। एक चीज तो पता चल गई कि टोटल कॉस्ट टोटल रेवेन्यू से ज्यादा होगी। अगर रेवेन्यू ओपीईक्यू है तो कॉस्ट इससे ऊपर होनी चाहिए। अब यही जो सेम परपेंडिकुलर है, क्वांटिटी वाला जो परपेंडिकुलर है, इसको अब हम एक्सटेंड करेंगे एवरेज कॉस्ट तक। एवरेज कॉस्ट के साथ जाके जहाँ पे कट कट करेगा, दिस इज पॉइंट एक्स लेट सपोज। अच्छा ये जो लेबलिंग है ये तो आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं, PEXYZ, ये जो मैं लिख रहा हूँ ये जरूरी नहीं है एग्जैक्टली आप यही लिखें, आप कुछ भी लिख सकते हैं, बस ये सिर्फ जस्ट लेबलिंग है। आपको पता होना चाहिए कि ये कॉस्ट के लिए आप यूज करें। तो फिर टोटल कॉस्ट क्या होगी, टोटल कॉस्ट आपके पास हो जाएगी OCXQ। ठीक है। अच्छा एक गलती जो बच्चे यहाँ पे करते हैं वो ये करते हैं कि जहाँ पे एवरेज कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट को कट करिए, मेजॉरिटी केसेस में बच्चे इक्विलिब्रियम इधर इस जगह पे जाके सेट कर लेते हैं। ठीक है, इस जगह पे जाके सेट कर लेते हैं। और देखें अगर यहाँ पे इक्विलिब्रियम सेट करेंगे तो आपकी ऑटोमेटिकली क्वांटिटी चेंज हो जाएगी। ये देखिए क्वांटिटी अब आपके पास कितनी हो जाएगी, Q1 हो जाएगी। लेकिन आप क्वांटिटी को तो चेंज नहीं कर सकते आप, ये कोई दुनिया का रूल नहीं है कि आप रेवेन्यू किसी और क्वांटिटी का फाइंड करें, आप कॉस्ट किसी और क्वांटिटी का फाइंड करें। तो आपको अगर प्रॉफिट फाइंड करना है तो प्रॉफिट के लिए आप जिस क्वांटिटी के लिए रेवेन्यू निकाल रहे थे उसी क्वांटिटी की कॉस्ट आपको निकालनी होगी। तो क्वांटिटी आप चेंज नहीं कर सकते, इसी क्वांटिटी को आप एवरेज कॉस्ट तक एक्सटेंड कर लेते हैं। ओके सो नाउ टोटल कॉस्ट आपके पास कितनी हो जाएगी, OC into OQ हम करेंगे तो हमारे पास टोटल जो कॉस्ट बनेगी दैट विल बी OCXQ। ठीक है, OCXQ। ये हमारे पास ये OC यहाँ तक एवरेज कॉस्ट थी, और उसके बाद X के साथ कनेक्ट करके क्वांटिटी के साथ कनेक्ट किया तो ये पूरा एरिया हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी।
ओके। सो अब हमारे पास रेवेन्यू और कॉस्ट दोनों चीज़ें आ गई। अब हम इसको फॉर्मूला में पुट कर लेंगे। प्रॉफिट का फॉर्मूला अगेन हमारे पास वही होता है, टोटल रेवेन्यू इज टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, और टी आर माइनस टी सी। और टी आर हमारे पास हमने फाइंड किया था ओ पी ई क्यू था, और टी सी हमने फाइंड किया ओ सी एक्स क्यू। अगेन ओ को ओ से कैंसिल कर लें, क्यू को क्यू से कैंसिल कर लें, तो हमारे पास रह जाएगा कि प्रॉफिट कितना रह जाएगा, हमारे पास रह जाएगा पी ई एक्स सी। सो ये चूंकि नेगेटिव प्रॉफिट है, कॉस्ट ज़्यादा है रेवेन्यू कम है, तो इसलिए ये वाला जो एरिया होगा ये लॉस को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है। सो ये दिस इज द एरिया ऑफ लॉस, क्योंकि कॉस्ट ज़्यादा है रेवेन्यू कम है। जब कॉस्ट ज़्यादा हो रेवेन्यू कम हो तो ये लॉस कहलाता है, या नेगेटिव प्रॉफिट भी कहते हैं इसको। Okay, so now moving to the last condition, that is basically the condition of shutdown point. ठीक है, फोर्थ चीज जो हमने शॉर्ट रन में परफेक्ट कॉम्बिनेशन में पढ़नी होती है, दैट इज शटडाउन पॉइंट। शटडाउन का मतलब है कि जब बिजनेस को प्रोडक्शन स्टॉप करनी पड़ती है। बिजनेस प्रोडक्शन कब स्टॉप करेगा, देखें इसकी कंडीशंस भी अलग से हैं। टोटल रेवेन्यू इज लेस देन टोटल वेरिएबल कॉस्ट, और सेकंड कंडीशन है इसके एवरेज रेवेन्यू इज लेस देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। थर्ड कंडीशन है इसके प्राइस इज लेस देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अगर ये कंडीशंस पूरी हो जाएं तो बिजनेस शट डाउन हो जाता है, प्रोडक्शन को स्टॉप करना पड़ता है उन्हें। अब वेरिएबल कॉस्ट कौन सी होती है, ये पिछले यूनिट में हम पढ़ चुके हैं। वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट हैं जो आउटपुट के साथ चेंज होती रहती हैं। और जैसे डे टू डे कॉस्ट होती हैं, रनिंग कॉस्ट, बिजनेस रनिंग कॉस्ट जो होती हैं वो आपकी वेरिएबल कॉस्ट हैं। जैसे रॉ मटेरियल है, इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स पे करने हैं, वेजेस ऑफ लेबर आपको पे करने हैं, ये सारे वेरिएबल कॉस्ट हैं। अब आप जेन में ये चीज़ जेन में रख लें कि अगर एक बिजनेस जो अपनी डे टू डे कॉस्ट नहीं पे कर सकता, बिजली के बिल नहीं पे कर सकता, अगर बिजली के बिल ना पे करें तो क्या वापडा उसे छोड़ देगा? तो ऐसा नहीं है। वापडा वाले तो उसका कनेक्शन आके काट लेंगे, डिस्कनेक्ट कर देंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी अगर किसी बिजनेस में आना बंद हो जाए तो क्या वो प्रोडक्शन को कंटिन्यू कर सकता है? नहीं कर सकता। वेजेस अगर लेबर को नहीं पे करे तो क्या वेजेस आती रहेगी, लेबर आती रहेगी, वर्कर्स आते रहेंगे, काम करते रहेंगे? कभी भी नहीं होगा। एक महीना आ जाएंगे, अगले महीने वो स्टॉप कर देंगे आना। इसी तरह से अगर आप रॉ मटेरियल ही नहीं खरीद सकते जो वेरिएबल कॉस्ट है, तो रॉ मटेरियल प्रोवाइडर्स आपको रॉ मटेरियल देना बंद कर देंगे। अब ये सारी चीजें जब बंद हो जाएंगी तो ऑटोमेटिकली बिजनेस के लिए ऑपरेट करना पॉसिबल ही नहीं रहता। सो इसलिए आप शटडाउन की कंडीशन को बड़ा जेन में बिठा लें कि शटडाउन तब हो जाता है बिजनेस का जब टोटल रेवेन्यू टोटल वेरिएबल कॉस्ट यानी डे टू डे रनिंग कॉस्ट से कम हो, या आपको प्राइस इतनी नहीं मिल रही कि वो आपकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को पूरा कर ले। अगेन कमिंग टू द ग्राफ। ग्राफ हमारे पास बनाने के लिए जैसे मैंने बताया कि सबसे पहला काम करते हैं, हम प्राइस लाइन ड्रॉ करते हैं। प्राइस चूंकि परफेक्ट कॉम्बिनेशन में चेंज नहीं हो सकती, सेम प्राइस आपको चार्ज करनी होती है जो इंडस्ट्री ने सेट की है, इसलिए प्राइस लाइन ऐसे हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होगी। सेकेंड चीज जो हम करते हैं वो इक्विलिब्रियम कंडीशन को पूरा करने के लिए मार्जिनल कॉस्ट ड्रॉ करनी होती है। मार्जिनल कॉस्ट जहाँ पे पॉइंट ई पे मार्जिनल रेवेन्यू को कट करेगी, ये मार्जिनल रेवेन्यू है, सॉरी, ए आर इज इक्वल टू एम आर। जहाँ पे इक्विलिब्रियम सेट हुआ वहां से क्वांटिटी आप डिटरमाइन कर लेंगे क्यू, और टोटल रेवेन्यू आपके पास आ जाएगा ओ पी ई क्यू। अब आपकी एवरेज कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट दोनों इक्विलिब्रियम प्राइस से ऊपर होने चाहिए। नाउ हमें ये चीज बनानी है, प्राइस इज लेस देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो आप पहले एवरेज कॉस्ट ड्रॉ कर लें, दिस इज एवरेज कॉस्ट। और फिर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ड्रॉ कर लें। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कुछ इस तरह से दिखेगी। और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट में शुरू में आपने गैप ज़्यादा देना है, फिर गैप कम करते जाना है, क्योंकि दोनों का जो गैप होता है दैट इज एवरेज फिक्स कॉस्ट। और एवरेज फिक्स कॉस्ट की नेचर होती है कि आउटपुट बढ़ने के साथ साथ कम होती जाती है, इसलिए इन दोनों का गैप भी कम होता जाएगा। अब आखिरी चीज जो हमें करनी है वो ये है कि टोटल कॉस्ट भी फाइंड करनी है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी फाइंड करनी है। टोटल कॉस्ट फाइंड करने के लिए इसी सेम क्वांटिटी का जो परपेंडिकुलर है इसको आप एवरेज कॉस्ट तक लेके जाएंगे, यहाँ तक। इसको पॉइंट लेट से पॉइंट ए का नाम दे दें, और इसको पॉइंट सी का नाम दे दें। तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी हमारे पास? ओ सी ए क्यू हमारे पास टोटल कॉस्ट हो जाएगी। एवरेज कॉस्ट ओ सी है,
ओ सी को ओ क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओ सी ए क्यू टोटल कॉस्ट बन जाएगी। और फिर आखिरी चीज जो फाइंड करनी है वो है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। जहां पे इस परपेंडिकुलर क्वांटिटी वाले परपेंडिकुलर ने एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को जहां पे कट किया, पॉइंट बी का नाम दे दें इसको लेट्स से, यहां से आपको एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मिल जाएगी जो कि लेट्स से डी है। दिस इज पॉइंट डी। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को आप क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितनी हो जाएगी? ओ डी बी क्यू, ये आपके पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी। सो अगर आप देखें टोटल रेवेन्यू ओ पी ई क्यू था, टोटल वेरिएबल कॉस्ट ओ डी बी क्यू है, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट दैट इज ग्रेटर देन टोटल रेवेन्यू। जब आपका रेवेन्यू कम और वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा हो तो इसका मतलब है बिजनेस को शट डाउन कर देना चाहिए। लेकिन अगर आपको ये कॉस्ट और रेवेन्यू फाइंड करने में थोड़ी ट्रबल आ रही तो आप ऐसे भी देख सकते हैं इस ग्राफ में। जो टोटल रेवेन्यू है वो मैं इसको इस तरह से ग्रीन शेड कर रहा हूँ, ये एरिया टोटल रेवेन्यू को रिप्रेजेंट करे। और टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट ये है, जैसे मैं येलो एरिया शेड कर रहा हूँ, ये सारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट है। तो ग्रीन शेडेड एरिया छोटा था तो रेवेन्यू कम है, येलो शेडेड एरिया ज्यादा है तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा है। जब टोटल वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा हो तो आपके लिए बिजनेस जो है वो शट डाउन हो जाता है। सो दिस इज इट कि शॉर्ट रन में परफेक्टली कंपैरेटिव मार्केट के अंदर प्रॉफिटेबिलिटी किस तरह की होती है। आपके पास सारे ग्राफ्स शो हो रहे हैं, आप इसकी स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। ये सारे के सारे ग्राफ्स एक ही पेज पे आपको नजर आ रहे हैं और फिर कंपैरिजन के लिए भी आपके लिए आसानी होगी। ठीक है, सो दिस इज इट फॉर शॉर्ट रन पीरियड ऑफ टाइम इन परफेक्टली कंपैरेटिव मार्केट। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं लॉन्ग रन का कॉन्सेप्ट। लॉन्ग रन बेसिकली इज अ पीरियड ऑफ टाइम इन विच ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल। सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आप चेंज कर सकते हैं, आप न्यू लेबर भी ला सकते हैं, न्यू मशीन्स भी ला सकते हैं, न्यू लैंड भी बाय कर सकते हैं। सो लॉन्ग रन और शॉर्ट रन में ग्राफ्स में कोई फर्क नहीं होता, एक ही तरह के ग्राफ बनते हैं। लेकिन सिर्फ फर्क ये है कि लॉन्ग रन में सिर्फ और सिर्फ फर्म्स को जो परफेक्टली कंपैरेटिव मार्केट में फर्म्स होती हैं उनको सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट होता है। नॉर्मल प्रॉफिट इसलिए होता है क्योंकि नॉर्मल प्रॉफिट इसलिए होता है क्योंकि कॉन्टेस्टेबल मार्केट होती है, न्यू फर्म्स के लिए एंट्री का मसला नहीं होता, एग्जिट का भी कोई इशू नहीं होता। सो नॉर्मल प्रॉफिट सिर्फ लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट इसलिए होता है क्योंकि मार्केट कॉन्टेस्टेबल होती है, एंट्री एग्जिट का मसला नहीं होता, न्यू फर्म्स कंटिन्यूअसली आती रहती हैं, एग्जिस्टिंग फर्म्स में से भी फर्म्स छोड़ के जाती रहती हैं। तो इसलिए जब भी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का चांस होता है तो मेनी न्यू फर्म्स एंटर द इंडस्ट्री, जिसकी वजह से कस्टमर्स जो है वो डिवाइड हो जाते हैं ज़्यादा सेलर्स में और उनका सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कम होकर नॉर्मल प्रॉफिट पे आ जाता है। इसी तरह से अगर लॉस का चांस होता है क्योंकि एग्जिट भी फ्री है तो इसलिए फर्म्स के लिए छोड़ के जाने का भी मसला नहीं होता। जब फर्म्स छोड़ के जा सकती हैं तो लॉस से बचने के लिए बहुत सारी फर्म्स होंगी जो इंडस्ट्री को छोड़ देंगी। इंडस्ट्री से छोड़ने के बाद जो रिमेनिंग फर्म्स होंगी उनको एक्स्ट्रा कस्टमर्स मिल जाएंगे, उनका लॉस नॉर्मल प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें लॉन्ग रन में परफेक्ट कंपटीशन में कॉन्टेस्टेबल मार्केट होने की वजह से सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट होता है। और नॉर्मल प्रॉफिट की कंडीशंस क्या होती हैं? वही होंगी कि टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट और प्राइस इज इक्वल, एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। ठीक है, या फिर प्राइस इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट, ये वही कंडीशन रहेगी। बस आप सिर्फ ग्राफ में लॉन्ग रन जो है वो लिख दिया करेंगे कि आपके पास जो एवरेज कॉस्ट है वो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट है। जैसे सपोज करें मैंने प्राइस लाइन ड्रॉ की तो इसमें कोई फर्क नहीं है, एग्जैक्टली वही चीज़ है जो हमने शॉर्ट रन में ड्रॉ की थी। एक्स पे हम क्वांटिटी लिख देते हैं और वाई पे हमारे पास प्राइस, रेवेन्यू एंड कॉस्ट तीन वेरिएबल्स आ जाते हैं। और ये प्राइस लाइन है दैट इज एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू। और फिर आपको मार्जिनल कॉस्ट कर्व ड्रॉ करना है। अब ये आप लाइक इसको लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट लेबल कर सकते हैं और ये इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाएगा आपके पास, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्यू हो जाएगी और टोटल रेवेन्यू आपके पास हो जाएगा ओ पी ई क्यू। अब एक चीज क्लियर है कि जितना रेवेन्यू है उतनी ही कॉस्ट होनी चाहिए, तो टोटल कॉस्ट कितनी होनी चाहिए ये तो ओपन सीक्रेट है, कॉस्ट भी ओपी ई क्यू होगी। अगर कॉस्ट ओपी ई क्यू है तो फिर आपको एवरेज कॉस्ट इस तरह से ड्रॉ करनी है कि एवरेज कॉस्ट का जो लोएस्ट पॉइंट होगा वो इक्विलिब्रियम पॉइंट के साथ टच होगा। तो दिस इज बेसिकली लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। तो इसी सेम क्वांटिटी के लिए जब हम एवरेज कॉस्ट निकालेंगे तो वो भी पी के इक्वल है, तो टोटल कॉस्ट भी आपके पास फिर वही ओ पी ई क्यू आ जाएगी, टोटल रेवेन्यू भी ओ पी ई क्यू था। अब इस कंडीशन में अगर आप देखें तो रेवेन्यू और कॉस्ट दोनों चीज़ें इक्वल आ रही हैं,
तो अपेरेंटली देर इज नो प्रॉफिट। जैसे मैंने बिजनेस स्टडीज के बारे में अभी कनेक्ट करके बताया था कि बिजनेस में भी यही लगता है कि जब आपका रेवेन्यू और कॉस्ट इक्वल हो तो इसे हम ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स में हम इसको नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं, क्योंकि नॉर्मल प्रॉफिट जो है उसकी वजह ये होती है कि टोटल कॉस्ट इकोनॉमिस्ट हमेशा ओवर स्टेट करते हैं, क्योंकि इनकी जो कॉस्ट है इनमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी एडेड होती है। इसलिए ओवर स्टेटेड कॉस्ट अगर रेवेन्यू के बराबर है तो इट मीन्स कि फर्म को कुछ ना कुछ प्रॉफिट जरूर हो रहा होगा। सो लॉन्ग रन में परफेक्ट कॉम्बिनेशन में सिर्फ यही एक ही ग्राफ बनते, एंड आई बिलीव कि आपको समझ आ गई होगी। अगर कुछ क्लैरिटी ना हुई हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।